तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर हम जो चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, और उसके रिलेटेड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इन सब की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके साथ साथ कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिसने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी है, कुछ फिनोमिनास दिया है, उन सबको हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये पता होगा आपको कि एक स्टैटिक चार्ज जो है, मतलब जब कोई चार्ज स्टैटिक फेज में होता है या जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तब ये एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्टैटिक चार्ज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो इसके सराउंडिंग हर एक डायरेक्शन में फैला होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है। अच्छा, स्टैटिक चार्ज से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड नहीं होता, अर्थात इसका मतलब ये है कि एक स्टैटिक चार्ज कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। लेकिन अगर यही चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब अब ये चार्ज रुका हुआ नहीं है और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि इसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, या फिर डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक फील्ड, दो टाइप के फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वही चार्ज मूविंग फेज में आ जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे ध्यान रखना है कि जब किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मूविंग चार्ज के पास में आप रख देते हो इस टाइप से, जैसे कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको मैंने चार्ज के पास में रख दिया है, तो ये किसी एंगल से अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देगा। इट विल बी डिफ्लेक्ट। और ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ है? हम जानते हैं फिजिक्स का रूल होता है कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, हिल जाती है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो नीडल है, जो कि मैग्नेटिक नीडल है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहले से ही है, और इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑब्वियसली लगा है। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कोई फ्री चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगता है जब कोई फ्री चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो टाइप के फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो बेसिकली किसने लगाया है? मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्टैटिक चार्ज जो होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन जब वही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इसके पास दो टाइप के फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और एक मैग्नेटिक नीडल, जब एक मैग्नेटिक नीडल को आप इस मूविंग चार्ज के पास में रखते हो, तो ये कुछ एंगल से अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब इसके ऊपर इसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया है, और उसी फोर्स को, वो जो फोर्स है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें पता चल गया है कि एक मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब नोट करिए एक बार प्लीज। चलिए, अब इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है जिसने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक थ्योरीज हमें दी थी, वो है ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद के जो बेसिक पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है, उसके हम लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, एक सर्किट मैंने बनाया हुआ है जिसमें एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल दे रखा है आपको, एक की इसमें लगा रखी है, एक रेजिस्टेंस इसमें ऐड किया हुआ है, और एक अमीटर लगा रखा है जो कि कितनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, फ्लो कर रही है, उसकी हमें जानकारी देता है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो ये मैंने शो कर रखी है इसमें। और इसके जस्ट नीचे इस वायर के पैरेलल में मैंने एक नीडल रखी हुई है, दैट इज अ मैग्नेटिक नीडल। और मैग्नेटिक नीडल की अगर मैं आपको खास बात बताऊं, तो ये
जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास में कहीं पर भी प्रोड्यूस होता है तो ये अचानक से डिफ्लेक्ट हो जाती है और हमेशा लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागने की कोशिश करती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ तो इस सर्किट में अचानक से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। मान लेते हैं इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से, वेयर E इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन, ये बेसिक नॉलेज है। तो इतनी करंट इस सर्किट में फॉलो हो रही है और फ्लो हो रही है, और ये करंट किस टाइप की है, तो ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। तो जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होगी और इस वायर से, जो कि जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, इसमें से करंट फ्लो होगी, तो अचानक से इस वायर के सराउंडिंग एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसा ओरिस्टेड का कहना था। उसने कहा था कि एक करंट कैरिंग वायर जो है इसके चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे पता चला, क्योंकि पहले ये नीडल रेस्ट में रखी हुई थी, बिल्कुल इस वायर के पैरेलल रखी हुई थी, किसी ने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, और जैसे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, ये नीडल अचानक से थीटा डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इस वायर के सराउंडिंग कोई ना कोई फील्ड अवश्य बना है जो कि पहले नहीं था, और उसी फील्ड को हमने क्या नाम दिया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसने इसको किसी एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट कर दिया। अब उसने क्या करके देखा, फिर से इस की को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करने पर सर्किट में करंट कितनी हो गई, 0। और जैसे ही सर्किट में करंट 0 होती है, ये जो निडल है एक बार फिर से अपनी इनिशियल फेज में आ जाती है। जैसे कि इनिशियल में ऐसे थी, फिर जैसे ही करंट फ्लो हुई तो ये थीटा डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे ही वापस करंट को 0 किया गया तो ये फिर से एक बार अपनी इनिशियल फेज में आ जाती है। उसके बाद ओरेस्टेड ने अलग अलग टाइप से इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखा, और इन सारी चीजों को उसने पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लिया, जिसको हम भी लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओरेस्टेड, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखने वाले हैं, दैट इज a current carrying wire has magnetic field surrounding it। ठीक है, तो पहला पॉइंट में पता चल गया है कि एक करंट कैरिंग वायर जो है इसके चारों एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट ये, द डायरेक्शन ऑफ deflection depends upon the direction of current in wire। मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपके वायर में, जो वायर हमने ले रखा उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक नीडल जो कि पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी, ये अपने डिफ्लेक्शन को चेंज करके नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब पहले ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी, तो अब ये कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो कि ओरेस्टेड ने हमें बताया था। नोट करिए दोनों पॉइंट्स। चलिए, तो 2 पॉइंट्स हम ओरेस्टेड के लिख चुके हैं। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है उसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये नीडल कितने ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, मतलब हल्की सी डिफ्लेक्ट होगी या काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, या अपोजिट डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। ये डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जितनी ज्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये
मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट करेगी, मतलब ये उतने ही ज्यादा फोर्स से इसकी तरफ खींचा चला जाएगा और उतने ही ज्यादा डिग्री एंगल से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा होगा नीडल में डिफ्लेक्शन। ओके, और लास्ट पॉइंट बड़ा इजी पॉइंट है, व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर, मतलब जब करंट में वायर जीरो हो जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो, मतलब ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब नीडल जो है उसी जगह पर वापस आ जाएगी जहां से इसने मोशन स्टार्ट की थी। मतलब इससे कंफर्म हो चुका है कि मैग्नेटिक इफेक्ट खाली और खाली कौन प्रोड्यूस कर सकता है, एक करंट कैरिंग वायर, मतलब जब कोई चार्ज फ्लो करता है तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनता है, जब वो चार्ज रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाता है। चलिए नोट करेंगे अगर पॉइंट्स। चलिए अब ऑयस्टेड के लॉ से हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड की जानने की मिली, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस जो है सबसे पहले किसने किया, वो है दो साइंटिस्ट है बायो और सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर अपना एक लॉ दिया जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी पॉइंट P पर जो कि किसी करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं I, से किसी डिस्टेंस R पर जो कि थीटा डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसकी सबसे पहले जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया वो है बायो और सावर्ट ने। तो इनका लॉ इस टाइप से है कुछ। सबसे पहले तो ये जो लॉ है किसी एक लेंथ एलिमेंट के लिए, करंट एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, मतलब एक पूरा वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये बायो सावर्ट ने नहीं बताया था, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बताया था कि एक इसी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए जिसमें करंट फ्लो हो रही हो आई, उस छोटे से टुकड़े की वजह से किसी पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पर है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में इन्होंने जरूर बताया था। अब बेसिकली क्योंकि जो वायर का हमने टुकड़ा लिया है वो काफी स्मॉल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो भी एज कंपेरेटिवली काफी स्मॉल होगा। और फिजिक्स में हम स्मॉल क्वांटिटी को हम d लगाकर, स्मॉल d लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका लॉ कुछ इस टाइप से, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो IDL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। IDL का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, IDL का मतलब होता है करंट एलिमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। ये हम आगे और स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो आल्सो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये पॉइंट इस वायर से कितने डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है उसके साइन थीटा पर ये डिपेंड करता है। और लास्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, मतलब कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और एक साथ लिखते हैं तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला सामने आता है, dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square। उसके बाद फिजिक्स में रूल होता है कि जब कोई साइन आता है जो कि रिलेशन रिप्रेजेंट करता है उसको जब हटाया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है कुछ इस टाइप से बनेगा, dB is equal to k IDL sin theta upon r square, और k क्या है, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है। 4 पाई तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ये हम अलग से बाद में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। और आइडियल जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, करंट एलिमेंट। तो एक बार आप ये नोट करिए फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये फॉर्मूला बन के आया है जो कि एक करंट वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से, एक छोटे से वायर के पीस की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स में यूनिट का पता होना। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले इसके एसआई यूनिट होता है, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। दोनों ही एसआई यूनिट है, दोनों में अगर दे रखा हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही एसआई यूनिट है।
और हमेशा फिजिक्स में आप जब भी क्वेश्चन करते हो ऑलमोस्ट हम हमेशा यूनिट को एसआई में रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गाउस। गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है और उसके सम्मान में सीजीएस यूनिट को गाउस से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कई बार क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दिया गया होता है और हमें उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना होता है, तो ये रिलेशन याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। रिलेशन ये कहता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, मतलब एक टेस्ला अकेला 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। इससे हम टेस्ला को गॉस में और गॉस को टेस्ला में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितने भी फील्ड्स होते हैं फिजिक्स के अंदर वो सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले को एज इट इज लिख दिया, उसमें जो वेक्टर था उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में शो करता है, तो यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आर केप को यूज किया है। तो आर केप क्या है, आर केप इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड होता है जो कि वेक्टर्स में पढ़ा जाता है, तो उसको यूज करते हुए मैंने यहाँ पर आर केप की जगह पर आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड यूज किया। पहले से आर स्क्वायर था तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर क्यूब हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर्स को जब मल्टीपल किया जाता है तो दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन दो वेक्टर्स का अगर कोई प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो ऐसे इससे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर, और इसको अलग तरीके से भी याद रखा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर और साइन थीटा दिखा है तो साइन थीटा को हटाकर उसकी जगह पर हम क्रॉस लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो लास्ट फॉर्मूला जो याद रखना है वो इस टाइप से है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, I जो कि करंट है, स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन R क्यूब इनटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है बेसिकली इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम सीखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे मेजर किया जाए। और अक्सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो गलती होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में या समझने में होती है। तो सबसे पहले ये रूल आपको वेक्टर में पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए। आपके सामने दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों ही थीटा डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है। तो ये रूल होता है दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल, RHTL। बड़ा सिंपल सा रूल है। इसमें आपको करना क्या है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले जो इनिशियल में जो वेक्टर लिखा हुआ है उसकी तरफ आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है, राइट हैंड। तो राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन में और उनको रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर जो भी उसके करेस्पॉन्डिंगली दिया गया है। मतलब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट ही करके देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा राइट हैंड है, इसकी फिंगर्स को मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखता हूँ और अब मैं इनको रोटेट करता हूँ वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो ऐसा करने पर जो मेरे थंब की डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन शो करती है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब यहाँ पर वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है वो आई कैप है, वेक्टर बी की डायरेक्शन आई और जे के बीच में है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन में है। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में आएगा। और क्योंकि मेरे थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और इनवर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की।
यही हमें बताता है राइट हैंड थंब रूल, मतलब आप अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स है उसको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट करिए। जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ फिंगर्स को रखनी है और जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ रोटेट करनी है। तो जिस तरफ भी आपका अंगूठा आ जाए तो बिना सोचे समझे वो किसकी डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आइए इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और ये एक एग्जाम्पल ले रखा है, तो एक वायर आपके सामने है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और जिसकी डायरेक्शन प्लस जे केप है। एक पॉइंट P दे रखा है जो कि r डिस्टेंस पर है। आइए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आइए निकाल कर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले ए वेक्टर की जगह पे लिखा हुआ है dl वेक्टर जो कि हमारा पहला वेक्टर है, और बी वेक्टर की जगह पे लिखा हुआ है r वेक्टर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो वेक्टर लिखा हुआ है उस तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है। अब यहाँ पर तो कहीं पर dl वेक्टर दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में IDL जो है इस पूरे को एक साथ में करंट एलिमेंट बोला जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, dl वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन होती है करंट की, मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब भी आपको कोई सर्किट दिया जाए उसमें जो भी डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन आपको किसकी लेनी है, डीएल वेक्टर की लेनी है। एक बार फिर से याद दिला दूं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डीएल एक वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन होती है और इसके पास जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है प्लस जे के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल सा, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिखता हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी जितने भी फिंगर्स हैं उन सबको करंट की डायरेक्शन में पकड़ लेता हूँ और उसके बाद इन सबको मैं पॉइंट की तरफ रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे थंब की जो डायरेक्शन आ रही है वो इनवर्ड आ रही है, मतलब ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसके अंदर की तरफ आ रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो अंदर की तरफ आ रही है, तो अंदर की तरफ शो करते हैं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ जा रहा है और ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और क्रॉस का मतलब हो जाएगा माइनस के, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होता है, जो कि ऐसे होता है बिल्कुल बाहर, हमारा जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर। अब इसको शो करने के लिए मैं कुछ टाइप से बना रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं सोचेगा कि 120 डिग्री के एंगल पर है, ये बिल्कुल इस टाइप से है बाहर की तरफ, और इसका आधा भाग बोर्ड के अंदर की तरफ जिसको मैंने इस टाइप से शो किया, ठीक है। तो ये होगा प्लस के आगे की तरफ जिसको हम शो करेंगे डॉट से, और ये क्या होगा माइनस के जिसको हम शो करेंगे क्रॉस से। बड़ा सिंपल सा है, जब भी आपकी तरफ कोई भी आता हुआ दिखाई देगा तो वो डॉट के रूप में दिखाई देगा, बिंदु के जैसे दिखाई देता है, इसीलिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब जाता हुआ दिखाई देगा, जैसे रामायण में जब तीर जाती है तो वो तीर जो है बिल्कुल पीछे से इस टाइप की दिखाई देती है, क्रॉस के जैसे दिखाई देती है, तो इसलिए हम उसको क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई है, क्रॉस, मतलब क्रॉस का मतलब क्या है माइनस के, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें आपके सामने एक स्ट्रेट वायर बना हुआ है जिसमें करंट की डायरेक्शन को शो किया गया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है माइनस आई केप डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब आपको पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन एक बार मैं करके दिखाऊंगा आपको कि डायरेक्शन कैसे निकालनी। फॉर्मूला आपके पास है और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यही करना है, dl क्रॉस r वेक्टर, जहाँ पर dl क्या है, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन है, और उसके बाद आपको अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर का मतलब है जहां पर भी वो पॉइंट है उसकी तरफ रोटेट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं इस वायर से स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है यहाँ से। तो ये मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर ये हो गए मेरे
पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वैसे हमें वैसे पता है वही होती है जो कि करंट की डायरेक्शन है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद यहाँ से इनको रोटेट करना है आर वेक्टर की तरफ, जहाँ पर भी आपका पॉइंट पी है। तो मैं इनको इस टाइप से रोटेट करता हूँ। तो एक बार फिर से देखिए, मेरे थंब की जो डायरेक्शन आ रही है वो अंदर की तरफ आ रही है, इनवर्ट आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि जब कभी भी डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन इनवर्ट आती है तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब होता है माइनस के, और अगर इसका उल्टा होता है मतलब आउटवर्ड आती है तो हम लगाते हैं डॉट। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम लिख देते हैं, जब आउटवर्ड आती है तब हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लस के। ये कंपल्सरी नहीं है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा क्रॉस या डॉट ही हो, मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी, लेकिन और भी बेसिकली पहले हम इनिशियल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आप ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं और मान लेते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बी जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड है इसका। तो इसकी डायरेक्शन होगी क्रॉस। ऐसे ही आपको पॉइंट क्यू पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो बिल्कुल पॉइंट पी के और वायर के नीचे की तरफ है। तो एक बार फिर से वही करना है, इस पॉइंट को आप सबसे पहले जो सबसे छोटी वाली लाइन है उससे मिला दो। अब ये रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज द आर वेक्टर। और उसके बाद एक बार फिर से वही करना है। क्या रूल है, राइट हैंड लो, उसकी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद जहां पर भी आपका पॉइंट है उस तरफ रोटेट करिए। तो एक बार फिर से जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और जब भी आउटवर्ड होती है मतलब बाहर की तरफ होती है, अब क्योंकि बोर्ड जो है वो 2D में है और आपको 3D में इमेजिन करना है, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। और डॉट का मतलब होगा प्लस के। तो एक बार ये नोट करिए और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। पॉइंट पी, क्यू और आर, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। चलिए, तो आपने ट्राई किया यहाँ पर, चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। बड़ा इजी सा है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इजी रखना है चीज़ों को। तो सबसे पहले पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। वही तरीका है, देखो ये गलत है, ये गलत है, तो सही क्या है, जो सबसे छोटा वाला रास्ता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो इस वायर और इस पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो है उसको हम मिला देते हैं और उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर वेक्टर से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। तो जो अंगूठे की जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। आइए रोटेट करते हैं। तो ये रही करंट की डायरेक्शन, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। आर की तरफ रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है डॉट, मतलब आउटवर्ड। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, चलिए क्यू पे बाद में निकालेंगे, पहले आर पे देख लेते हैं। आर को भी सबसे पहले वायर से मिला देते हैं, उसके बाद ये हो जाता है आर वेक्टर। अब उसके बाद राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करते हैं एक बार फिर से। तो इस बार जो मेरा थंब है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड है मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्रॉस से। कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं अगर पॉइंट क्यू को इस वायर से मिलाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये पॉइंट जो है बिल्कुल इस वायर के पैरेलल में है, मतलब यहाँ पर साइन थीटा कितना बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आती है 0 डिग्री, और आप जानते होंगे कि साइन 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नोट करिए। चलिए आज के लिए